Hello everyone, welcome to Economics by Vishan Arpita. So in this lecture series of Indian economy, आज हम IES का 2019 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं. So I am doing the first question, A part कर रहे हैं उसका. So the question that is asked is explain why many of the public sector enterprises have become a burden on government of India. So इसके अंदर आपको पॉइंट्स लिखने होंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हमें लिखने पड़ेंगे. सो आपको फर्स्ट पॉइंट जो आप लिख सकते हो इज़ द लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. कि बहुत सारे पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो कि इंडिया में सेटअप हुए हैं, जिसके जो इनिशियल प्लान्स में सेटअप हुए थे, बट उनकी यूटिलाइजेशन जो उनकी इंटायर कैपेसिटी है उसकी वजह से उनकी कैपेसिटी बहुत कम है और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. सो दैट इज़ देयर. सो लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है. इवन इन हमारी 1999 के अंदर भी नियरली 20% ऑफ एंटरप्राइजेज जो थे दे सक्सीडेड इन यूटिलाइजिंग सिर्फ 55 to 75 ऑफ द कैपेसिटी. अनदर 25% जो थी वो बिलो 50% कैपेसिटी थी. सो देर वॉज वेरियस रीजन जिसकी वजह से लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहती है, सच एज लैक ऑफ मार्केट सर्वे रिगार्डिंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स. इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में भी बॉटलनेक्स रहते हैं, सच एज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैगनर्स आर देयर, जिसकी वजह से स्लो प्रैक्टिसेस होती हैं, वर्कर्स भी स्लो हो जाते हैं, पार शॉर्टेज एंड सो ऑन, ऑल दीज थिंग्स, जिसकी वजह से क्या रहता है, लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. यू हैव टू राइट दिस और इसमें आप एक्सप्लेन कर देना कि क्या क्या जो मैंने बताया है उसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो. And second you can talk about is the faulty manpower planning. मैन पावर की प्लानिंग भी जो है दैट इज़ नॉट गुड इनफ, उसमें भी फॉल्ट्स हैं कुछ ना कुछ. वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज दे आर नॉट बेसिकली दे डू नॉट हैव दैट मच ऑफ एनी मैन पावर. इतनी ज़्यादा है नहीं प्लानिंग के अंदर. कॉन्सिक्वेंटली जो मैन पावर अगर है भी वो इज़ इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल रिक्वायरमेंट. जितनी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, जिस जगह पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे ज़्यादा लगा रखी है इन द नंबर ऑफ केसेस. सो मोर ओवर जो अरेंजमेंट होता है फॉर ट्रेनिंग एजुकेशन ऑफ स्टाफ, दैट हैव लेड टू मूवमेंट ऑफ की पर्सोनल फ्रॉम पब्लिक सेक्टर. वो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा मूव करते जा रहे हैं. सो जिसकी वजह से प्लानिंग जो है वो अप्रोप्रिएट हो नहीं पा रही है. एंड थर्ड इज़ द लेबर प्रॉब्लम लेबर की बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है. सो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है इज़ ऑल्सो हिट बाय द लेबर की प्रॉब्लम ऑल्सो, जिसकी वजह से देर इज़ अ डिटोरिएटिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन भी रहते हैं. सो जो वन ऑफ द मेन कॉज है ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ सच एंटरप्राइजेज इज़ बेसिकली एन इनडिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स हैं बट दे आर नॉट दैट मच डिसिप्लिन्ड, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है. ऑल्सो ये चीज़ भी ऑब्ज़र्व करने वाली है कि जो डिटोरिएशन है लेबर मैनेजमेंट में भी डिटोरिएशन है. लेबर मैनेजमेंट रिलेशन आर नॉट गुड इनफ. द मोस्ट मतलब गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज में सुपरविजन जो है दैट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टास्क, जिसकी वजह से देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन लेबर का, देयर इज़ एन इशू. ठीक है. एंड फोर्थ थिंग दैट यू हैव टू डिस्कस would be about the over capitalization. Capitalization जो है that is कुछ ज़्यादा ही है. So that is the fourth point that you have to talk about. So इसके अंदर आप ये बोलोगे कि ऑफन जो हमारे मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं दे आर द कॉमनली करेक्टराइज बाय ओवर कैपिटलाइजेशन. कैपिटल कुछ ज़्यादा ही है. इन अदर वर्ड्स जो इनपुट आउटपुट रेशियो है वो ऑप्टिमम नहीं है मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स के अंदर. सो स्टडी टीम ऑन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वो अपॉइंट की जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ, इनफैक्ट इन 1967 के अंदर भी वो अपॉइंट की गई थी. और ये देखा गया कि कैपिटलाइजेशन जो है दैट इज़ ओवर कैपिटलाइजेशन है कई सारे अंडरटेकिंग्स के अंदर. सो हैवी इंजीनियरिंग के अंदर, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशंस के अंदर देर इज़ ओवर कैपिटलाइजेशन. फर्टिलाइजर कोऑपरेशंस के अंदर ओवर कैपिटलाइजेशन है. सो ये फोर्थ पॉइंट यू हैव टू डिस्कस कि ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर में क्या है, ओवर कैपिटलाइजेशन है, दैट इज़ देयर. ऑल्सो इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड कि जो फॉलोइंग जो हमारे कॉजेज़ हैं ओवर कैपिटलाइजेशन के, दैट इज़
प्लानिंग जो है वो इनएडिक्वेट है, डिलेज और अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन के वक्त, और सरप्लस मशीनरी कैपेसिटी है. देयर इज़ ऑल्सो बेसिकली टायर्ड एड रिजल्टिंग, जिसकी वजह से देयर इज़ अ कंपल्शन टू परचेज इम्पोर्टेड इक्विपमेंट और ऑफ बेसिकली नॉन कंपेटिटिव बेसिस के ऊपर उसे परचेज करना पड़ता है. कई एक्सपेंसिव ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, बैड लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट भी एक प्रॉब्लम रहती है, और प्रोविजन ऑफ हाउसिंग एंड अदर एमिनिटीज़ इन द बेसिकली द लिबरल स्केल पे रहती है. सो दैट इज़ द पॉइंट दैट यू हैव टू फोकस ऑन. ओवर कैपिटलाइजेशन में आप ये सब लिख सकते हो. बाकी 5th पॉइंट में यू कैन टॉक अबाउट द कॉस्ट ओवररन्स. वो चीज़ आप बात कर सकते हो कि कॉस्ट में बहुत ज़्यादा है इशू, कुछ ज़्यादा ही हैं उसमें प्रॉब्लम्स, मतलब एक्स्ट्रा हो जाती है. तो कई सारे सर्वे भी किए गए थे मेड इन बेसिकली द वर्किंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर की कैसा चल रहा है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो इंडिया के अंदर हैं वो कैसे चल रहे हैं. और ये हाईलाइट किया गया कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपने टाइम से ज़्यादा टाइम लेते हैं. एक इनिशियल एनवीसार्ज को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिस इन डिलेस की वजह से देयर इज़ अ कॉस्ट दैट इज़ इन्वॉल्व, सच एज प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट, एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है कंट्रीज़ के स्केर्स रिसोर्सेज के ऊपर. ऑल्सो डिले रहता है इन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइम स्केड्यूल, एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर इज़ इंक्रीज इन द कॉस्ट, बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाता है, एंड विच लार्जली कॉन्ट्रीब्यूट टू द पुअर एंड इनएडिक्वेट प्रोजेक्ट प्लानिंग, जिसकी वजह से प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाती. फॉर इंस्टेंस इट टुक 7 years एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था. उसमें एक देयर वाज अ प्रोजेक्ट नेम टॉम्बे फर्टिलाइज़र प्रोजेक्ट, तो उसे कंप्लीट करने में 7 साल लग गए थे अगेंस्ट द ओरिजिनल एस्टिमेशन ऑफ 3 years, जिसका एस्टिमेशन था कि वो 3 साल में ख़त्म हो जाएगा, बट 7 साल लगे. कॉन्सिक्वेंटली द फाइनल कॉस्ट जो फिगर आउट की गई थी दैट वाज 40 crores अप्रॉक्सीमेटली 1965, एज कम्पेयर टू जो एस्टिमेट लगाया गया था दैट वाज 27 crores दैट वाज मेड इन 1959. तो इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलेस की वजह से कॉस्ट इतना हाइक हो जाता है. सो देयर इज़ ओवररन्स, ये चीज़ आप लिख सकते हो. बाकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बारे में आप बात कर सकते हो, दैट इज़ देयर. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी रहती है. सो इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस जो पॉलिटिकल फैक्टर्स रादर देन कमर्शियल कंसिडरेशंस रहती हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं डिसीजन को अबाउट द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्लांट, वेयर एग्जैक्टली इट शुड बी लोकेटेड इन सच स्टेट्स विदाउट मेकिंग एनी फिजिबल स्टडी करे बगैर ही कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशंस में पड़ जाते हैं लीडर्स, जिसकी वजह से देयर इज़ अ पॉलिटिकल सिनारियो आ जाता है. तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से प्रॉब्लम्स और एग्जैजरेट हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया था कि वो ब्रेकअप कर देंगे द MiG एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को इनटू 2 parts, एंड टू बी वन शुड बी लोकेटेड इन नासिक एंड अदर शुड बी लोकेटेड इन कोरापुट, सो विच बिलोंग टू 2 different अलग अलग स्टेट्स के अंदर बिलोंग करेंगे. एंड वन इज़ एक तो 900 kilometers अवे फ्रॉम एक दूसरे से होगा. सच एन अप्रॉक्सीमेट विल लीड टू एन, जिसकी वजह से जो पूरा कॉन्वर्सेशन हुआ इसकी वजह से देयर वाज अ हेज वेस्टेज, बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूज वेस्टेज रहा इन द कंट्रीज स्केर्स कैपिटल रिसोर्सेज में. सो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज़ ऑल्सो अ मेजर रीज़न जिसकी वजह से देयर इज़ अ बर्डन ऑन गवर्नमेंट, जो मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं दैट बिकम्स बर्डन ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो दैट इज़ देयर. एंड रॉन्ग प्राइजिंग पॉलिसी जो है दैट आई वुड से दैट वुड बी द 7th point that we can talk about. So wrong pricing policy जो है that is also an issue. प्राइजिंग पॉलिसी अगर सही नहीं होगी तब भी रहता ही है. सो दैट इज़ बेसिकली गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. जो भी पॉलिसीज़ प्राइजिंग पॉलिसीज़ होती हैं पब्लिक सेक्टर की आर नॉट, सिर्फ वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के प्रिंसिपल से नहीं गाइड होती, बट देर आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट. उसे सरकार भी रेगुलेट करती है.
सिंस मोस्ट ऑफ द पब्लिक हमारी जो सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो सप्लाई करती है इनपुट लाइक कोल, पावर, स्टील एक्सेट्रा टू अदर सेक्टर प्राइजेस, सो जिसकी वजह से इट इज़ जो प्राइजेज हैं बहुत कम रखे जाते हैं इवन इन द फेस ऑफ राइजिंग कॉस्ट की वजह से भी फिर भी कम करे जाते हैं. नेचुरली जो कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी है वो एडवर्सली इफेक्ट होती है. ऑल्सो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अफेक्ट होती है और सारे फैक्टर्स अनदर फैक्टर्स की वजह से भी. सो मोस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं दे डू नॉट फॉलो एक रैशनल प्राइसिंग पॉलिसी नहीं फॉलो करते हैं. दे आर गाइडेड बाय द बेसिकली द डियर आउट जो पॉलिसीज़ होती हैं, प्राइस पॉलिसी होती है, उनसे दे आर नॉट जस्ट गाइडेड बाय दोज. सो प्राइस इज़ वन ऑफ द मोस्ट केसेस फिक्स करी जाती है बाय द डिपार्टमेंटल डायरेक्टिव्स एंड अदर प्लेसमेंट ऑर्डर्स जो एडहॉक प्लेसमेंट ऑर्डर्स होते हैं उनसे आती हैं. सो देर इज़ ऑल्सो दैट्स ऑल्सो एन इशू कि जहाँ पे एडवर्सली इफेक्टेड होता है. सिर्फ हम ये जो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी वजह से इफ़ेक्ट होती है. ऑल्सो प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से इवन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा राइज कर जाती है. जैसे मैंने आपको स्टील, कोल और इनपुट्स का बताया इन सब का. ऑल्दो प्राइजेज लगता है कि कम हैं, दे आर केप्ट लो इवन इन द फेस ऑफ कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ रही होती है फिर भी उसे कम रखा जाता है जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होती है. सो रॉन्ग प्राइसिंग पॉलिसी जो है that's the seventh point that you can talk about. Also excessive और faulty controls के बारे में आप बात कर सकते हो. बहुत ज़्यादा faulty controls रहते हैं उसके बारे में आप बात कर सकते हो. So there is an excessive control जो कि PSUs पे रहता है इंडिया के अंदर. So जो stringent financial controls हैं वो exercise किए जाते हैं over the operations of PSU both by the Ministry of Finance and by the Ministry of Charge of Undertaking. So जो control है by the Ministry of Finance वो is basically revealed by the fact that most of the PSUs जो हैं उनको सबमिट करना पड़ता है अपना सारा बजटरी कंट्रोल जो एप्लीकेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सब सबमिट करना पड़ता है. सो जो ऑडिट हैं सारे जो ऑडिट के जो रहते हैं जो ऑडिटर के रहते हैं जनरली टेंड टू डिस्ट्रॉय ऑल द सारे इंडिकेटिव्स जो होते हैं एंटरप्राइजेस के वो अफेक्ट करते हैं. तो पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी एक्सरसाइज करते हैं कंट्रोल ओवर PSUs नॉट ओनली रिगार्डिंग देयर वर्किंग बट ऑल्सो रिगार्डिंग देयर बेसिकली द रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल अलग अलग लेवल्स पे क्या हो रही है. सो फाइनली वन ऑफ द मोस्ट मैनी ऑफ द रेफरेंस जो हम कर सकते हैं टू द रिजिड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं इन चीज़ों को. कैपिटल डेवलपमेंट प्लान्स जो हैं PSUs के. सो ये फॉल्टी कंट्रोल्स और जो एक्सेसिव कंट्रोल्स रहते हैं ये भी एक बर्डन की तरह ही दे बेसिकली बिकम बर्डन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. नाइन्थ दैट वी कैन टॉक अबाउट इज़ बेसिकली द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट के बारे में हम बात कर सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़न्ट दैट ग्रेट. वो चीज़ आपको याद रखनी है. इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है. So you can talk about that also. So most of the PSUs that basically do not वो recruit नहीं करते, efficient managers को recruit नहीं करते. जो managers हैं they are basically recruited on certain special criteria के ऊपर उन्हें appoint किया जाता है. Consequently जो managers हैं in enterprises के they basically fail to define the responsibilities और duties जो उनको दी जाती हैं. अपने सबॉर्डिनेट्स को भी ढंग से वो गाइड नहीं कर सकते. सो विच इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर जो इंडिया में है. सो दैट हैज़ बिकम अ लैक ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस जो है वो बेसिकली एक रीज़न बन जाता है. इसकी वजह से लैक होता है इन द पर्टिकुलर PSUs. सो मोस्ट मैनेजर्स जो हैं वो नहीं कर पाते ऑपरेशनल डिसीजन एकदम क्विकली, एकदम से कोई डिसीजन लेना वो एकदम नहीं कर पाते. सो मोस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो रिक्रूट किए जाते हैं एज चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर्स जो PSUs के होते हैं. सो मोस्ट ऑफ देम आर बेसिकली इतने कॉम्पिटेंट इनफ नहीं होते कि वो एक इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज को रन कर सकें.
सो जो प्रैक्टिस है वो एडवर्सली इफेक्ट करती है पूरे ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इन एंटरप्राइजेस की, ठीक है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ मेन पॉइंट दैट यू कैन फोकस ऑन इन एफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है. आई होप आपको अच्छे से सारे पॉइंट समझ में आए होंगे. ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल डू सब्सक्राइब. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो. Do stay tuned for that as well. Also, don't forget to like, share and subscribe to Economics by Vishan Arpita. और इसका PDF लेने के लिए I have a Telegram channel. It's with the name Economics by Vishan Arpita. वहाँ से जाके आप इन सारी वीडियोस का PDFs ले सकते हो, ठीक है. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.